Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, MPS 001 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है कि MPS 1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वीडियोस से और हमारे गेस्ट पेपर्स से आए हैं। तो अगर आपको MPS 002 के नोट्स को परचेज करना है तो आप हमारा जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और MPS 002 के नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और ये मेरी MPS 002 की रिवीजन क्लास का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने रिवीजन क्लास 1 भी बना के आप सभी के लिए अपलोड कर दी है। दोनों ही क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि MPS 002 की 4 वीडियोस पहले से और पड़ी हुई हैं चैनल पे जून 2025 सेशन के लिए, ठीक है। तो वो 4 वीडियोस भी आपको ज़रूर देखने हैं और उन चारों के फ्री PDF भी आपको मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं MPS 002 की फ्री PDF का लिंक शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइज, जब आप MPS 002 के फ्री PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से भी आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट स्टिल अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो गेस्ट पेपर को परचेज करना आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। जो वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे कि रिवीजन 1 में भी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताया है। तो वहाँ से जो है क्या रहता है कि आपको अच्छे से समझ भी आता है और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है इसमें आपको चाइना के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद एक कोल्ड वॉर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध, शुरू हो गया था, है ना। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे दो सुपर पावर्स थी। एक तो था हमारा अमेरिका, अमेरिका जो मतलब USA है ना, एंड उसका नाटो का पूरा संघ था। और दूसरा था हमारा USSR जो कि प्रेजेंट डे आपका रशिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है हमारा, तो यूरोप कॉन्टिनेंट आधा USSR के संग में था और आधा नाटो में देश जो है वो जुड़े हुए थे। तो बेसिकली उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि दो बड़ी सुपर पावर्स थी जो पूरे जो वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर USSR और USA दो बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1991 तक। उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में जब सोवियत संघ यानी कि USSR जो है वो ख़त्म हो जाता है तो 1991 के बाद क्या होता है कि जो हमारा अमेरिका है वो एकमात्र महाशक्ति बन के उभर के सामने आता है US से। लेकिन आज के समय में हम जब देखते हैं 1991 से आज देखो गाइस 2025 आ गया है, इतने साल बीत चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, पहले वो एक ध्रुवीय थी यानी कि जो अमेरिका है उसके पास सारी पावर्स थी, मतलब थी 1991 के बाद से। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है हमारी वो बहुध्रुवीय बन चुकी है, यानी कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर बन चुका है। मल्टीपोलर से आप क्या समझते हो कि मल्टीपोलर का मतलब होता है कि अब केवल एक ही महाशक्तिशाली देश नहीं है, उसको टक्कर देने के लिए इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी उभर के आगे आ रही हैं। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम यानी कि 1991 के बाद से हम देखते हैं कि जो चाइना है वो भी एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आपको बताना है कि क्या क्या मतलब इसके पीछे के रीजंस हैं, पूरी कहानी आपको यहाँ पे चाइना की डिस्क्राइब करनी है। तो गाइस, सबसे पहले आप बैकग्राउंड बता दोगे कि जब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। USA बन जाता है एक ओनली सुपर पावर, बट सेम टाइम पे चाइना भी साइलेंटली जो है एज अ इकोनॉमिक पावर साइलेंटली चाइना भी राइज कर रहा था। चाइना के इकोनॉमिक पावर एक आर्थिक जो है उसका विकास होने के पीछे कई सारे कारण थे, जिसमें से सबसे एक जो बड़ा कारण था वो ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपन डोर पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो वहाँ के जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स वगैरह जो थे
उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मार्केट बेस्ड कर दिया था। उनकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे बाजार के लिए जो फॉरेन कंपनीज हैं वो चाइना में आके इन्वेस्ट करने लगी थी, फॉरेन कंट्री के लिए उन्होंने अपने द्वारों को खोल दिया था और एक तरीके से पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म उन्होंने अपनी कंट्री में किए थे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो लो। इसका मतलब क्या है कि जो चाइना है वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि चाइना में सस्ती मजदूरी मिल जाती है, बड़े पैमाने पर वहाँ पे उत्पादन होता है, तो हम चाइना को दुनिया का कारखाना कह सकते हैं। चाइना जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में हम देखते हैं कि चाइना के जो गुड्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद चाइना ने WTO सन 2001 में ही जो चाइना है सन 2001 में ही उसने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ गया था, और जब वो उससे जुड़ा तो उसके बाद उसने और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ा दिया था, यानी कि WTO में शामिल होकर चीन को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिली। साथ ही साथ उसने निर्यात में भी उसके भारी वृद्धि होती है गाइस, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में भी उसके भारी वृद्धि हुई। उसके अलावा चाइना ने अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को वो लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बुनियादी जो ढांचा जब डेवलप हो जाता है, बुनियादी ढांचे में आपके रोड्स आते हैं, रेलवेज आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, जब ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, AI, रोबोटिक्स, 5G, तो उससे क्या रहता है कि और ज़्यादा जो है कंट्री की ग्रोथ होती है। इससे एक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि अब जो चाइना है वो चैलेंज करता है यूएस के, चाइना जो है यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करने के काबिल अब बन चुका है। चाइना ने अमेरिकी वर्चस्व को क्या दे दी है गाइस, अमेरिकी वर्चस्व को चाइना ने चुनौती प्रदान की है। ठीक है, तो ये आपको बताना है ओवरऑल चाइना के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको बताना है कि इंडिया जो है वो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर क्यों बनने के लिए कहता है, उसके पीछे क्या कारण है। इस आंसर को इन डिटेल मैंने शायद से पार्ट 3 की जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं आपको केवल पॉइंट्स बताने वाली हूँ एज ये हमारी रिवीजन क्लास है। बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पार्ट 3 का वीडियो भी देख लेना। जितने भी मेरे चैनल पे वीडियो हैं MPS 2 के, अगर आप वो सारे देख लेंगे तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली जो है एग्जाम को भी पास कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि UN जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। UN की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े देश हैं जो कि उसके मेंबर हैं, तो इंडिया ऐसा क्यों कहता है, उसके पीछे क्या कारण है कि जो इंडिया का जो दावा है वो उसका औचित्य है, यानी कि वो सही है कि उसको बनना चाहिए, उसके पीछे के हम कारण बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमारे रीजंस हैं उन्हें समझते हैं। तो गाइस देखो, पहला रीज़न क्या है कि हमारा जो देश है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना। हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स का सम्मान किया जाता है। उसके अलावा जो इंडिया है वो स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करता है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर, यानी कि जो भी UN जहाँ पे भी पीस कीपिंग मिशंस को चलाता है, आज तक कम से कम 50 से ज़्यादा मिशंस में हमारा देश जो है वो शामिल हो चुका है। और आज के समय में जो इंडिया है वो एक बहुत ही बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, हमारा देश जो है वो एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर बन चुका है। टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हमारा देश आता है और उसकी एबिलिटी है कि वो ग्लोबल डिसीजंस को अब इन्फ्लुएंस कर सकता है। साथ ही साथ देखो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और हमने अपनी न्यूक्लियर पावर का एकदम रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करते हैं, कभी भी उसको ऐसे जैसे कि हमने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपना रखी है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हमारा देश न्यूक्लियर पावर में मेच्योरिटी दिखाता है। और हमारा जो देश है ना वो साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, विकासशील देशों में सबसे आगे है, विकासशील देशों का जो है प्रतिनिधित्व भी करता है, हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। एशिया को, अफ्रीका को, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम आवाज़ बनकर आगे आते हैं, है ना। और जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रशिया, USA, फ्रांस, UK, वो सब भी सपोर्ट करते हैं इंडिया के क्लेम को कि इंडिया को जो है बनना चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। और जब UN को फाउंड किया गया था ना, तो इंडिया जो है UN का फाउंडिंग मेंबर भी था उस टाइम पे, इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UN। तो ये भी तो एक बड़ा रीज़न हो जाता है ना
कि वो 1945 से ही उसका सदस्य बना हुआ है, तो आज उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए परमानेंट सीट वहाँ पे। तो ओवरऑल इंडिया सारे क्राइटेरिया उसको पूरा करता है, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो। और इंडिया को अगर मतलब हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप फेयरनेस के साथ मिलनी चाहिए, और ये पूरा जस्टिफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगी। एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इन 250 वर्ड्स आपको वो लिखने होते हैं। तो जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है आपका सिक्योरिटी कम्युनिटी, यानी कि सुरक्षा समुदाय के बारे में आपको बताना है कि सुरक्षा समुदाय आखिर क्या होता है। तो सुरक्षा समुदाय गाइज आपके कंट्रीज के ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज आप कह सकते हो, या फिर ग्रुप ऑफ रीजन्स आप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ रीजन्स क्षेत्रों का या देशों का समूह होता है, जिन देशों में हम देखते हैं कि आपसी टकराव की जिन देशों में संभावना होती है ना, वहाँ पे जो है आपका ये काम करता है। वहाँ पे बिना वॉर के ये सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ जो होती हैं इन टकरावों को सुलझाने का काम करती हैं। जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें बिना वॉर के पीसफुली रिजॉल्व करने का काम करते हैं। ये जो आइडिया है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है कार्ल ड्यूश ने इसको 1950 में वो लेकर आए थे। तो गाइज अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटीज़। सबसे पहला फीचर क्या होता है, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये जो सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं ये विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने पे जोर देती हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर लड़ते नहीं हैं। जैसे कि मान लो अगर हम आसियान ग्रुप के मेंबर्स हैं, कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो आपस में फिर लड़ते नहीं हैं, ठीक है। ये जो है दूसरा, ये आपस में वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ एंड जो ट्रस्ट होता है, तो इनके अंदर आपस में ट्रस्ट एंड वैल्यूज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जिसमें आपकी आती हैं एमैलगमेटेड। एमैलगमेटेड का मतलब होता है समेकित, जहाँ पे कंट्रीज़ जो है वो मर्ज कर जाती हैं। कंट्रीज़ जब मर्ज कर जाती हैं, ठीक है, एमैलगमेटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं, सिंगल स्टेट वो बन जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। केवल हम इसमें यूएसए के बारे में बता सकते हैं। जो यूएसए में जो उसकी फॉर्मर कॉलोनीज थी ना, वो सब एक हो गई थी। एक होती है प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। क्या होती है एक हमारी प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी, है ना गाइज। तो प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ में जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होती है ना, बस वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका उदाहरण है, आसियान इसका उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को भी बना के रखते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो हिंदी में बता देती हूँ मैं एक बार, देखो एमैलगमेटेड वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं, पहला आप बता देंगे समेकित सुरक्षा समुदाय। समेकित सुरक्षा समुदाय का मतलब है कि जो विभिन्न देश हैं वो मिलकर एक राज्य बन जाते हैं। ऐसा हमें बहुत ही दुर्लभ केसेस में देखने के लिए मिलता है। जो अमेरिका है उसमें पूर्व जो उसकी कॉलोनीज थी उनका एकीकरण किया गया था, तो वो इसका एक उदाहरण है। दूसरी सिक्योरिटी कम्युनिटीज होती हैं हमारी बहुवादी सुरक्षा समुदाय। बहुवादी सुरक्षा समुदाय में जो देश होते हैं वो आपसी सहयोग से शांति बनाकर रखते हैं, एक वो नहीं होते। आसियान और यूरोपियन यूनियन आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। यूरोपियन यूनियन में हम देखते हैं कि फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज जो एक समय पर एक दूसरे की दुश्मन एनिमीज हुआ करती थी, अब वो पीसफुली वहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। आसियान जो है वो भी साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रमोट करता है पीस को, ठीक है। आसियान साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पीस को प्रमोट करता है, मेंबर में जो कॉपरेशन है उसको भी प्रमोट करता है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होते हैं कि कैसे जो पीसफुल कम्युनिकेशन और जो शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो वॉर के चांस को कम कर देते हैं। इनकी वजह से स्टेबल और पीसफुल जो है वर्ल्ड बनता है। इसके बाद फेमिनिज्म से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आपको बताना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपको नारीवाद
क्या कहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलता है, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। तो आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद जो है एक दृष्टिकोण है, एक पर्सपेक्टिव है। क्या है? एक पर्सपेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक दृष्टिकोण है जो कि बताता है कि कैसे जो जेंडर है, जो जेंडर के जो मुद्दे हैं, हम उन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में जेंडर के जो मुद्दे हैं उन पे बात नहीं की जाती, और यहाँ पे बात की जाएगी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वहाँ पे जो इक्वल और जो सेंसिटिव रियल लाइफ इश्यूज हैं जेंडर वाले, जैसे कि वायलेंस, इनइक्वालिटी हो गया, केयर वर्क हो गया, तो इन सब का ध्यान दिया जाए, ताकि मतलब जो ये जेंडर वाले मुद्दे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इनकी सुनवाई हो सके। तो यहाँ पे जो फेमिनिज्म आस्क करते हैं क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस में कि वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो? वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और दूसरा कहते हैं कि वॉर और सिक्योरिटी में मेल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखा जाता है? जब भी वॉर एंड सिक्योरिटी के मुद्दे होते हैं तो उनको मेल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखा जाता है? ठीक है, युद्ध और सुरक्षा हमेशा पुरुष दृष्टिकोण से क्यों देखी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कैसे प्रभावित करती हैं? इन सब के बारे में ये बात करता है। इसमें कुछ थीम्स होती हैं, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि जो जेंडर है, जेंडर जो है वो मैटर करता है, जेंडर मैटर्स, यानी कि लिंग का महत्व होता है। ये सोच महिलाओं की नहीं बल्कि बताती है कि पुरुष और महिलाओं के बीच शक्तियों को इक्वली बांटा जाना चाहिए। और ये लोग जो है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल जो थ्योरीज होती हैं, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल जो थ्योरीज थी उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत होते हैं ना, उनकी ये लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। जैसे कि जो रियलिज्म है, रियलिज्म यानी कि जो आपका यथार्थवाद था, उसके अलावा जो आपका लिबरलिज्म था, ठीक है, उसकी ये लोग आलोचना करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि वो लोगों की जो एवरीडे लाइफ होती है उसको मतलब अनदेखा कर देता है वो। फेमिनिज्म में क्या आता है? फेमिनिज्म में किस चीज़ की बात की जाती है कि पीस बिल्डिंग, यहाँ पे पीस बिल्डिंग इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, शांति को स्थापित करना। केयर वर्क इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पर ये बात करते हैं। समझ में आया कि जो नारीवादी हैं। और जो वुमेन्स के जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट एंड जो वायलेंस है वुमेन्स के खिलाफ, उसके बारे में भी ये लोग बात करते हैं। ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे जो वुमेन है, वॉर में जो वुमेन है वो भी तो क्या बोलते हैं इफेक्ट होती हैं। जैसे कि वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो डिस्प्लेस, विमेंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, उनका भी लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप इसमें दे सकते हो, जैसे मलाला यूसुफजई का एग्जांपल दे सकते हो। तो वो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो वर्ल्ड में आके मतलब बात करते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में। तो ओवरऑल फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में चैलेंज करता है मेल डोमिनेटेड वॉर फोकस्ड व्यू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड ये बात करता है इक्वेलिटी की, इंक्लूजन की, और रियल लाइफ जो स्ट्रगल्स जो मैन और वुमेन दोनों फेस करते हैं उनकी। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट आप कह सकते हो, कि न्यू कोल्ड वॉर यानी कि नया शीत युद्ध क्या है? नया शीत युद्ध कैसे चल रहा है? पुराना शीत युद्ध तो आपको बता ही दिया ना मैंने शुरू में। तो नया शीत युद्ध हम देखते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज जिसमें हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और चाइना और रशिया, ये सब आते हैं। तो अब इनके बीच में क्या होता है? इन कंट्रीज़ के बीच में मिलिट्री टेंशन्स होती हैं, या फिर इनमें अब होड़ है वर्ल्ड में आगे बढ़ने की।
जैसे कि पहले यूएसए और यूएसएसआर में थी ना, वैसे ही कोई भी हमें यहाँ पे डायरेक्ट वॉर कोल्ड वॉर में देखने के लिए नहीं मिलता। कोल्ड वॉर में कोई भी सीधा युद्ध नहीं होता है, बल्कि प्रतिस्पर्धा होती है और शक्ति का कंपटीशन होता है। न्यू कोल्ड वॉर में हम क्या क्या फीचर्स आप बता सकते हैं न्यू कोल्ड वॉर में जो आप देख पा रहे हैं? ठीक है, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, न्यू कोल्ड वॉर यानी कि आपका नया शीत युद्ध। ठीक है, क्या है ये? तो देखो, सबसे ज़्यादा नए शीत युद्ध में हमें पावर राइवलरी देखने के लिए मिल रही है। पावर राइवलरी का मतलब क्या है? शक्ति की जो होड़ है कंट्रीज़ में। यूएसए चाहता है कि वो वर्ल्ड की सुपर पावर बना रहे, वहीं चाइना और रशिया भी उसके डोमिनेंस को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं। एक तरीके से टेक्नोलॉजी का जो वॉर है वो भी चल रहा है, तकनीक की जंग चल रही है। तकनीक की जंग यानी कि कौन कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा। हैवी कंपटीशन है 5G में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए यूएसए और चाइना के बीच में। जैसे कि यूएसए ना चाइना की कंपनीज को भी बैन कर देता है, क्योंकि इसी न्यू कोल्ड वॉर के चलते ही। उसके बाद एक आप बता सकते हो कि ट्रेड एंड इकोनॉमिकली भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं एक दूसरे पे। व्यापार और आर्थिक प्रबंध, इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक दूसरे पे हमला तो नहीं कर सकते हैं, बट एक दूसरे की इकॉनमी को वीक कर सकते हैं अगर वो उनके ऊपर ट्रेड बैरियर लगा देंगे। ठीक है, व्यापार की ऐसी नीतियाँ लगा देंगे तो उनका व्यापारिक जो ढांचा है वो उसे कमज़ोर कर सकते हैं। एंड मिलिट्री बिल्डअप कर लेते हैं, कंट्रीज़ जो हैं वो मिलिट्री बिल्डअप कर रही हैं, अलायंसेस भी बना रहे हैं। मिलिट्री बिल्डअप का मतलब क्या है कि जो उनकी सैन्य ताकत है ना उसको बढ़ा रहे हैं और गठबंधन बना रहे हैं वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, ताकि वो अलग अलग मतलब कंट्रीज़ का सपोर्ट ले सके गठबंधन बना के। और एक तरीके से साइबर इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है, प्रोपेगेंडा, हैकिंग, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, झूठी खबरें फैला देना, झूठा प्रचार कर देना, ये सब भी न्यू कोल्ड वॉर के अंदर ही आता है। न्यू कोल्ड वॉर में जो हमारे की प्लेयर्स, अगर मैं कहूँ न्यू कोल्ड वॉर के हमारे की प्लेयर्स यानी कि जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से देश रहेंगे गाइस? तो देखो, सबसे पहले इसमें आएगा आपका यूएसए यानी, ठीक है, फिर आएगा आपका चाइना, फिर आएगा आपका रशिया। उसके अलावा नाटो के जो एलीज हैं पुराने वाले वो भी आ जाते हैं नॉन। और कॉन्फ्लिक्ट का एरिया क्या है? कॉन्फ्लिक्ट के जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हो गया आपका साउथ चाइना सी, वहाँ पे होता है कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा आपका ताइवान का इशू है, वो भी न्यू कोल्ड वॉर का इशू है। एंड यूक्रेन रशिया वॉर जो पहले चल रही थी उसको आप बता सकते हो। फिर भी साइबर सिक्योरिटी बता सकते हो एंड ट्रेड एंड टेक वॉर बता सकते हो। तो नया शीत नया शीत युद्ध जो है वो उसमें कोई भी हमें डायरेक्टली मिलिट्री वॉर देखने के लिए नहीं मिल रहा। नो
डायरेक्ट मिलिट्री वॉर, नए शीत युद्ध में हम नहीं देखते हैं। पर यहाँ पे एक तरीके से क्या है, कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, हमें प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल रही है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अब जो वर्ल्ड है वो गाइस विभाजित हो चुका है, वर्ल्ड जो है वो क्या हो गया है, डिवाइडेड हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे एक इंडिया को भी ज़रूरी है कि वो अपनी जो पावर है उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसको मैं अभी सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगी। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का टॉपिक जो है, तो आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। ओके, सो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जब लोग अपनी साझा पहचान के आधार पर, जब लोग अपनी साझा पहचान के आधार पर क्या करते हैं कि पॉलिटिक्स करते हैं, राइट्स की मांग करते हैं। जैसे कि कोई भी सेम कास्ट के लोग होंगे, कोई भी रिलीजन के एक लोग होंगे, तो वो एकजुट हो जाएंगे और फिर जो है अपने अधिकारों की मांग करते हैं। ठीक है, तो पहचान की राजनीति का मतलब समझ गए ना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब है जो डिमांड करते हैं लोग राइट्स को, लोग डिमांड करते हैं राइट्स की, बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। तो पहले वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट करते हैं, देन जो उनके खिलाफ इनजस्टिस हुआ है उसके लिए वो फिर मांग करते हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि जो फोकस होता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर जो फोकस होता है वो किस पे होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी पे। किस पे होता है गाइस, कलेक्टिव आइडेंटिटी पे फोकस होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस होता है। यानी कि व्यक्तिगत से ज़्यादा समूह की पहचान, किस पर, व्यक्तिगत से ज़्यादा समूह की पहचान पर ये आधारित होता है। इंडिया में दलित मूवमेंट हो, ब्लैक लाइव मैटर यूएसए में हो, वो इसके उदाहरण है। और ये लोग मांग करते हैं इक्वेलिटी की, अपनी डिग्निटी की ये लोग मांग करते हैं। सोशल जस्टिस, यहाँ पे जो एक और इनका फोकस किस पे रहता है, सोशल जस्टिस पे, यानी कि सामाजिक जो न्याय है उस पर ये जोर देते हैं। हम इंडिया में देखते हैं दलित, आदिवासी, मुस्लिम वुमेन जो मूवमेंट है वो सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आता है। यूएसए के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट, वो एलजीबीटीक्यू मूवमेंट, वो भी इसी में आते हैं। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, क्या इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि जो सकारात्मक इसके पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष में हम क्या देखते हैं कि इसमें हम जो ऑप्रेस्ड जो लोग होते हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जो इग्नोर्ड लोग होते हैं ना, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। ये जो है सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करता है और इक्वालिटी को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। ये इसका फ़ायदा है। पर क्या इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, तो नेगेटिव में आप बता सकते हैं कि ये समाज को बांट देता है। समाज को क्या करता है, ये बांट सकता है, समाज को बांट सकता है, यानी कि इट में डिवाइड सोसाइटी बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। कभी कभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी होने लग जाती है और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो ओह माय गॉड, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल कल्चर पे, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या मीडिया का प्रभाव है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इंटरनेशनल कल्चर में मीडिया में क्या आता है, पहले ये जान लो
तो मीडिया में आते हैं टीवी, फिल्म्स, इंटरनेट, ये सब आपका किस में आता है, मीडिया में आता है। और मीडिया का एक पावरफुल रोल होता है क्योंकि वो स्प्रेड करता है आइडियाज़ को, फैशन को, लैंग्वेज को, लाइफस्टाइल को, है ना। तो मीडिया में टीवी, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया, संगीत और समाचार आते हैं। और ये देशों के बीच में विचारों का, फैशन का, भाषा का जो आदान प्रदान है, एक तरीके से सांस्कृतिक वैश्वीकरण हम कह सकते हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो अपने आंसर में। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि मीडिया कैसे इंटरनेशनल कल्चर को फैलाने में काम कर रहा है, उसको जानेंगे गाइस। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, रोल ऑफ मीडिया हम समझेंगे इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इन स्प्रेडिंग इंटरनेशनल कल्चर। सबसे पहला कि ये जो है स्प्रेड करता है, स्प्रेडिंग ग्लोबल ट्रेंड्स, स्प्रेडिंग ग्लोबल ट्रेंड्स यानी कि वैश्विक प्रवृत्तियों का प्रसार करता है। क्या करता है, वैश्विक प्रवृत्तियों का प्रसार। इसका क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, म्यूज़िक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से वेस्टर्न कल्चर का, फास्ट फूड, उनकी लैंग्वेज, पॉप म्यूज़िक, ये सब सारे में फैलाता है। जैसे कि इंडिया और अफ्रीका में अगर अब लोग जीन्स पहन रहे हैं तो वो इसका ही प्रभाव है। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो इसका ही प्रभाव है। इसकी वजह से, मीडिया की वजह से हमें ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स देखने के लिए मिलता है। कल्चर का क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री का जो कल्चर है उसे अडॉप्ट कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। जैसे कि मीडिया जो है वो क्या करता है, एक तरीके से मिश्रण कर देता है, मिश्रण संस्कृतियों का क्या कर देता है, मिश्रण कर देता है। एक देश दूसरे देश की शैली और आदतों को अपनाते हैं। कोरियन ड्रामा वगैरह हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस फैलाता है। सांस्कृतिक तौर पे क्या करता है, सांस्कृतिक जागरूकता को मीडिया फैलाता है। जैसे कि जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज के ट्रेडिशंस को, फूड को, फेस्टिवल को जान पाते हैं जब वो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, अब अमेजोन पे देखते हैं तो जान पाते हैं। और एक सॉफ्ट पावर जो होती है, सॉफ्ट पावर का मतलब समझते हो कि कंट्रीज जो है वो मीडिया का यूज़ करती हैं ताकि वर्ल्ड में उनकी इमेज बन सके। इंटरनेट, जैसे हॉलीवुड है ना, वो अमेरिकन कल्चर को स्प्रेड करेगा, बॉलीवुड इंडियन कल्चर को स्प्रेड करेगा। तो इस वजह से भी मीडिया का वो लोग यूज़ करते हैं। फिर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि कल्चरल डोमिनेंस हो जाएगा। जो दूसरे कल्चर है ना वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। क्या होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस। कल्चरल डोमिनेंस यानी कि जो एक संस्कृति है उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा और बाकी संस्कृतियों की जो पहचान है वो खो जाती है। वन कल्चर जो है वो डोमिनेंट बन जाएगा। दूसरा, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उनका लॉस होता है इसकी वजह से, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो सबकी अपनी अपनी पुरानी संस्कृति थी वो सब खत्म हो जाएगी, उनकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, अपना जो मूल्य हैं लोग उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो मीडिया है उसका इंटरनेशनल कल्चर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और ये वर्ल्ड को क्या करता है गाइस, एक साथ लेकर आता है दुनिया को। पर हमें क्या करना है कि जो आज हम आधुनिक बन गए हैं ना, तो आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी परंपराओं को भी बनाकर रखना है। जो हमारा कल्चर है हमें उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी जो MPS 2 की रिवीजन क्लास सेकंड भी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद हम लोग MPS 004 की तैयारी करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में जो भी बीच में 2-3 मिस्टेक्स हो गए हैं, मतलब वो बंद हो गया था, तो वो सब आप मैनेज कर लेना। बाकी सारे के सारे